नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री का आज ये 13वां लेक्चर है और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कुमाऊं परिषद और कुली बेगार प्रथा के बारे में। कुमाऊं परिषद का किस प्रकार से गठन होता है और उसके जो भी अधिवेशन है, जितने भी अधिवेशन हुए हैं कुमाऊं परिषद के, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुली बेगार प्रथा के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से कुली बेगार आंदोलन चला उत्तराखंड में और कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे उत्तराखंड में होम रूल लीग के बारे में। तो यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से कंप्लीट पीडीएफ आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो दोस्तों कुली बेगार प्रथा से शुरुआत करते हैं और इसी वीडियो के अंत में कुमाऊं परिषद के बारे में भी जानेंगे। देखो, कुली बेगार, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कुली बेगार प्रथा क्या थी। तो कुली बेगार प्रथा दोस्तों वैसे बहुत पहले से उत्तराखंड में शुरू थी, लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन होता है तो उस समय यहाँ के जो लोग थे उनका अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। उसका एक प्रमुख कारण था दोस्तों कि इसी अंग्रेजों के ही शासन काल में कुली बेगार का विरोध कैसे होने लग गया। नंबर 1, एक तो यहाँ पे जनता में चेतना का विकास हो गया था। साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब यहाँ पे राजाओं के समय या गोरखाओं के समय कुली बेगार हुआ करती थी तो उस समय यहाँ के जो राजा, जो गोरखा, वो इतनी संख्या में नहीं थे, या अगर वो थे भी तो वो पहाड़ में ही रहते थे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी दोस्तों वो आते थे शहरों से, और जब वो शहरों से आते थे तो उनको पहाड़ में चढ़ने में कठिनाई होती। पहाड़ में सामान ढुलाई करने के लिए उनके लिए कुली की व्यवस्था करना जरूरी था। इसलिए यहाँ के लोगों से वो बिना पैसे दिए श्रम करवाते थे, कुली का काम करवाते थे। जो भी ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश पर्यटक आते थे नीचे से यहाँ पे पहाड़ों में घूमने, ये जो ब्रिटिश अधिकारी आए थे, उन सब का जो सामान होता उसकी ढुलाई के लिए यहाँ के लोगों को कहा जाता था, उनके रहन सहन की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था। तो इसलिए यहाँ के लोगों का अत्यधिक शोषण होने लग गया था इस कुली बेगार प्रथा के कारण। कुली बेगार प्रथा उस समय 3 प्रकार से हुआ करती थी दोस्तों। कौन कौन सी थी? कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश। कई जगह इससे ज़्यादा भी दी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की हुआ करती थी। अब देखो कुली बेगार क्या थी। तो देखो, जब कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण पर जाता तो वहां के लोगों से बिना बेगार यानी पैसा दिए सामान एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते थे। सपोज ये ए गांव है और ये है यहाँ पे बी गांव। इस गांव में कोई ब्रिटिश अधिकारी क्या है, ठहरा हुआ है। अब उसको अगले दिन इस गांव में जाना है, दूसरे गांव में जाना है, तो इस ए गांव के लोग दोस्तों उसके सामान की ढुलाई करेंगे बी गांव तक। फिर उसको अगर यहाँ से आगे जाना है तो इस गांव के लोग इस गांव तक उसका क्या पहुंचाएंगे, सामान पहुंचाएंगे। उसे कहा जाता था कुली बेगार। दूसरा था यहाँ पे कुली उतार। जैसे कोई ब्रिटिश अधिकारी शहर से आ गया है, अब जहाँ पे सड़क खत्म हो गई है, क्योंकि पहाड़ों में उस समय सड़क हुआ नहीं करती थी, तो जहाँ पे सड़क हुआ करती थी यहाँ तक तो वो आ गया अपने, जो भी उनके वाहन हुआ करते, गाड़ी होते थे। लेकिन यहाँ से दोस्तों फिर पहाड़ के लोगों को बोला जाता था कि वहाँ तक आपको जाना है और वहाँ से ब्रिटिश अधिकारियों के सामान को पहाड़ों में जहाँ भी उनको जाना है वहाँ तक पहुँचाना है। यानी जब गाँव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे तो उसे कहा जाता था कुली उतार। इसमें यह भी होता है कि कई बार ब्रिटिश अधिकारी को अगर मैदानी इलाकों में भी जाना था तो मैदानी इलाकों में भी दोस्तों सामान की ढुलाई करने के लिए पहाड़ी लोगों को वहाँ पे भेजा जाता था। तो कुल मिला के सड़कों पर उतरकर जब लोग कुली का काम करते थे तो इसे कहा जाता था कुली उतार प्रथा। और तीसरी आती है कुली बर्दायश। यानी जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को विश्राम करते थे उस गांव के लोग ब्रिटिश अधिकारी के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करते थे। और ये दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी बिल्कुल कोई भी पैसा यहाँ पे कोई भी बेगार यहाँ के लोगों को नहीं देते थे। बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में ये यहाँ के लोगों के द्वारा सेवा करवाई जाती थी। तो इसको यहाँ के लोगों ने अपना अपमान समझा और यहाँ के लोगों का अत्यधिक शोषण होने लग गया था इस प्रथा के कारण। अब शुरू होता है कि किस प्रकार से यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे कुली एजेंसी की भी स्थापना की जाती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1921 के आसपास फिर कुली बेगार प्रथा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था। तो सर्वप्रथम 1822 के आसपास कुमाऊं के जो तत्कालीन कमिश्नर थे, मैंने आपको कमिश्नर जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उनके बारे में
डिटेल्स में बताया है। और उस वीडियो में मैंने आपको कमिश्नर ट्रेल के बारे में भी बताया था। तो कमिश्नर ट्रेल ने दोस्तों 1822 में सर्वप्रथम खच्चर सेना की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी सामान की ढुलाई होती, अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी आ गया है तो उसके सामान की जो ढुलाई होती थी वो खच्चरों के माध्यम से करवाई जाए, ना कि यहाँ के लोगों के द्वारा। तो कुल मिला के कुली बेगार को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की गई कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1822 में। इसके बाद दोस्तों 1903 में एक घटना घटती है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में क्या होता है, अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव के जो ग्रामीण लोग थे वो बेगार देने का विरोध करते हैं और इन पर सरकार द्वारा मुकदमा भी चलाया जाता है कि इन्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो इसलिए ये मामला जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन से कोर्ट जाता है मामला? इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। और वहाँ पे याचिका दर्ज की जाती है। लेकिन दोस्तों इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय होता है वो कुली बेगार को अवैध बता देता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1903 में जो खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा के ग्रामीणों ने बेगार देने का विरोध किया था उसे अवैध किस हाई कोर्ट ने उसे अवैध घोषित किया था कुली बेगार को? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोस्तों यहाँ पे कुली बेगार को अवैध बताकर उन लोगों को मुक्त किया था। उन लोगों को मतलब जो उन पे केस हुआ था उसे खारिज किया था। उसके बाद 1903 में यहाँ पे आते हैं लॉर्ड कर्जन। ये आते हैं गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा पर और यहाँ पे गीवान के गोरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास ने उनसे मुलाकात की और कुली बेगार और जंगलात कानून पर इनसे चर्चा की थी लॉर्ड कर्जन से, जो कि 1903 में कुमाऊं और गढ़वाल की यात्रा पर आते हैं। उसके बाद दोस्तों 1907 में सरकार द्वारा घोषणा की जाती है कि जो बेगार लिया जाएगा यानी जिन व्यक्तियों से बेगार का काम, कुली का काम करवाया जाएगा उन्हें मूल्य दिया जाएगा, उन्हें पैसे दिए जाएंगे इस काम के। उसके बाद दोस्तों 1913 में, उससे पहले जान लेते हैं 1908 में। 1908 में होती है दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे। 1908 में क्या होती है? कुली एजेंसी की स्थापना होती है। और जब कुली एजेंसी की स्थापना होती है तो यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था या किसने ये विचार रखा था? तो गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने कुली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार रखा था। और उसके बाद 1908 में जोध सिंह नेगी, आपको नोट करना है, जोध सिंह नेगी नामक व्यक्ति ने 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की और इसका मुख्यालय रखा पौड़ी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया। अब जो कुली एजेंसी, इसका कार्य क्या था? कुली एजेंसी दोस्तों इसका महत्वपूर्ण एक कार्य था कि कुली एजेंसी वैसे यहाँ पे स्थापित इसीलिए की गई थी कि जो भी कुली का काम करेंगे, जो व्यक्ति जिन व्यक्तियों के द्वारा कुली का काम करवाया जाएगा उनको पैसे दिए जाएंगे। यानी कुली एजेंसी क्या करेगी यहाँ पे, देखो जैसे लोगों से यहाँ पे पैसे इकट्ठे कर दिए, लोगों को बोल दे देखो आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है, कुली बेगार का काम नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं। तो लोगों ने पैसे जमा कर दिए, कुली एजेंसी के माध्यम से ये पैसे जमा हो गई। अब कुली एजेंसी का ये काम हुआ करता था, यहाँ पे ये किराए में कुली रखती थी और जो भी ब्रिटिश अधिकारी आते थे उनका सामान इन कुलियों द्वारा उसकी ढुलाई की जाती, जो भी उनकी अन्य सेवा होती थी इन कुलियों द्वारा की जाती और इसके बदले उन कुलियों को दोस्तों कुली एजेंसी के माध्यम से पैसे दिए जाते थे। तो कुली एजेंसी ने एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण यहाँ पे कार्य किया जो कुली बेगार प्रथा थी उसको कम करने के लिए। और साथ साथ यहाँ पे मतलब दो काम हो गए यहाँ से। एक तो यहाँ के लोगों ने जो इस काम को मतलब हीन भावना से देखते थे, जो इस काम को अपना अपमान समझते थे, उनको यहाँ पे कुली का काम नहीं करना पड़ा। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये हो गया यहाँ से कि जिन व्यक्तियों को कुली का काम करना पड़ता था उनके बदले, उनके परिश्रम के बदले उनको यहाँ पे पैसा भी दिया जाने लग गया कुली एजेंसी के माध्यम से। तो 1908 में यहाँ पे जोध सिंह नेगी द्वारा पौड़ी गढ़वाल में मुख्यालय रखा जाता है कुली एजेंसी का और 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों 1920 में जो कुमाऊं परिषद था इसका चौथा अधिवेशन होता है। और किसकी अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होता है? हरगोविंद पंत जी की अध्यक्षता में। और कुमाऊं परिषद अपने चौथे अधिवेशन में दोस्तों कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि कुमाऊं परिषद ने अपने कौन से अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था? चौथा अधिवेशन में, जो कि 1920 में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। अभी इसके बारे में आपको इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा डिटेल्स में कुमाऊं परिषद के बारे में। तो 1920 तक आते आते दोस्तों जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है कुली बेगार आंदोलन, ये काफ़ी जोर पकड़ लेता है। इसके बाद होता यह है कि 1 जनवरी 1921 को कत्यूर के चामी गांव के हरो मंदिर में 400 लोगों ने एक साथ बेगार न देने की शपथ ली थी। तो एक महत्वपूर्ण घटना थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1921 को, और ये कहाँ हुई थी? चामी गांव के, कत्यूर के चामी गांव में, हरो मंदिर में। और 400 लोगों ने यहाँ पे शपथ ले ली है कि हमने बिल्कुल कुली बेगार नहीं देना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से होता है कुली बेगार प्रथा का अंत। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुली बेगार प्रथा के विरोध में लगातार आंदोलन चल रहे हैं और अब ये आंदोलन इसने बहुत जोर पकड़ लिया है। सभी लोग बिल्कुल मतलब पूरा जो भी यहाँ पे उत्तराखंड के लोग थे इसका विरोध करने लग गए हैं, सभी एक साथ आ गए हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे बागेश्वर में 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध में एक भीड़ जमा होने लग जाती है। कब होती है? 10 जनवरी 1921 को। और उस समय अल्मोड़ा के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? डायबल। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि जब कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था तो उस समय अल्मोड़ा के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे दोस्तों डायबल। 13-14 जनवरी को क्या होता है? 13-14 जनवरी 1921 को लगभग 40,000 लोग यहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है बागेश्वर में। और ये भीड़ जमा किसके नेतृत्व में होती है दोस्तों? बलदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, इनके नेतृत्व में बागनाथ मंदिर में। बागनाथ मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में है यहाँ पे। और अल्मोड़ा के तत्कालीन कमिश्नर डायबल थे, ये यहाँ पे आते हैं और ये भीड़ पर गोली भी चलाना चाहते हैं, लेकिन इतनी अधिक संख्या थी दोस्तों यहाँ पे 40,000 लोग, इसलिए यहाँ पे गोली भी चला नहीं सकते हैं, ये भीड़ से डर जाते हैं। और यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होकर यहाँ पे जुलूस निकालती है कुली बेगार के विरोध में। 13 जनवरी को दोस्तों 1921 में 13 जनवरी 1921 में संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे सरयू नदी के किनारे एक सभा आयोजित की जाती है। और 14 जनवरी 1921 को बलदत्त पांडे जी द्वारा बागनाथ मंदिर के सामने कुली बेगार न देने की शपथ ली जाती है। और इन्हीं के साथ ये जो 40,000 आंदोलनकारी थे यहाँ पे, और यहाँ पे बलदत्त पांडे भी उपस्थित थे, हरगोविंद पंत उपस्थित थे, चिरंजी लाल उपस्थित थे, इनके नेतृत्व में ये 40,000 आंदोलनकारी भी दोस्तों क्या करते हैं? कुली बेगार न देने की शपथ लेते हैं, बेगार न देने की संकल्प लेते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा के लिए कुली बेगार प्रथा समाप्त हो जाती है उत्तराखंड में। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुली बेगार प्रथा जब समाप्त हुई थी, मतलब किस नदी के किनारे शपथ ली गई? सरयू नदी के किनारे। कौन से मंदिर के सामने? बागनाथ मंदिर के सामने। और कहाँ शपथ ली गई थी? बागेश्वर में। ये भी आपको नोट करना है। तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे अल्मोड़ा के वो थे डायबल। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा अंत होती है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कुली बेगार प्रथा कितने प्रकार की थी, किस प्रकार से कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत होती है और किस प्रकार से कुली बेगार प्रथा यहाँ पे इसका अंत होता है। कुली एजेंसी क्या अपना कार्य करती है, क्या रोल निभाती है, ये सारे टॉपिक दोस्तों इस वीडियो में मैंने अभी कवर कर लिए हैं। अब हम आगे जानते हैं यहाँ पे कुमाऊं परिषद के बारे में। कुमाऊं परिषद का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में। और जो भी यहाँ पे प्रमुख कुरीतियाँ हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स ने यहाँ की जनता को शोषित करने के लिए जो भी कार्य किए उनका जमकर विरोध किया था कुमाऊं परिषद ने। कुमाऊं परिषद 1916 से 1926 तक यहाँ पे रहा। और 1926 में दोस्तों कुमाऊं परिषद का विलय किया जाता है किसमें? कांग्रेस में। तो 1916 से लेकर 1926 तक जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं कुमाऊं परिषद के द्वारा वो हम यहाँ पे जानेंगे। और कुल मिला के इसके 1916 से लेकर 1926 तक 6 अधिवेशन हुए। ये अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, किस किस व्यक्ति ने इन अधिवेशनों की अध्यक्षता की, इस प्रकार से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी डिटेल्स में दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे और प्रत्येक अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव यहाँ पे लाए गए थे। तो कुमाऊं परिषद का जो सर्वप्रथम विचार या प्रथम कल्पना की थी वो की थी 1908 में अल्मोड़ा अखबार ने। अल्मोड़ा अखबार ने अपने लेख में कुमाऊं परिषद की कल्पना की थी। और उसके बाद कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है वो होती है सितंबर 1916 में। और कुमाऊं परिषद को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने कुमाऊं परिषद को स्थापित करने के लिए अपने महत्वपूर्ण प्रयास किए थे।
अब कुमाऊं परिषद का जो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में, वो कहाँ हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में। और इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल। यानी देखो अभी कुमाऊं परिषद कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक सभा आयोजित की गई है जिसमें डिसाइड किया गया है कि हमें कुमाऊं परिषद का गठन करना है। और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल, और ये सभा आयोजित की गई है नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में। और यहीं पे सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे कुमाऊं परिषद के जो भी अधिवेशन होते हैं। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों सितंबर 1917 में। देखो बिल्कुल ठीक एक साल बाद ये सभा आयोजित की गई थी सितंबर 1916 में, जहां पे कुमाऊं परिषद का गठन होता है। लेकिन ठीक उसके एक साल बाद दोस्तों क्या होता है? प्रथम अधिवेशन इसका होता है सितंबर 1917 में। कुमाऊं परिषद का ये प्रथम अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जयदत्त जोशी, जो कि अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर थे। यानी ये पहले एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते, डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। अब ये अवकाश प्राप्त थे, यानी सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, और ये इसकी अध्यक्षता करते हैं कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता जयदत्त जोशी प्रथम अधिवेशन की। कहाँ ये प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है? कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है। और इसका प्रथम अधिवेशन का उद्देश्य था कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि देखो जब कोई भी संगठन बनता है तो पहले उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ने जरूरी है। तो कुमाऊं परिषद में इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, अधिक से अधिक लोग इसमें जोड़ने के लिए प्रथम अधिवेशन का लक्ष्य यही रखा गया था, कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद होता है दोस्तों कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन, और ये होता है 24-25 दिसंबर 1918 को। कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कहाँ होता है? हल्द्वानी में आयोजित किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे राय बहादुर तारादत्त गैरोला। स्थान कहाँ है? हल्द्वानी में। अब देखो इस अधिवेशन का लक्ष्य क्या था? तो इस अधिवेशन में कुली बेगार से मुक्ति, जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे। देखो जंगलात के अधिकार क्या थे? ये जब मैंने आपको ब्रिटिश शासन के बारे में बताया था, वहां पे मैंने बताया था ब्रिटिश वन प्रबंधन यानी किस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार थी वो जंगलात कानून लागू करती है, जंगलों को क्या करती है? संरक्षित करती है। जंगलों पर जो ग्रामीण इलाके के जो लोग भी थे उनके अधिकार भी छीनती है जंगलों से। अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनकी तो जीविका चलती है जंगलों से, तो जब उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे जंगलों से तो फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे विरोध करने लग जाते हैं यहाँ के ग्रामीण लोग, यहाँ की जो जनता थी उत्तराखंड की। तो जंगलात के अधिकार उन लोगों को दिलाने के लिए ये प्रस्ताव रखे गए थे द्वितीय अधिवेशन में, कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन में, और साथ ही साथ कुली बेगार से मुक्ति के लिए भी। तो ये दो प्रमुख प्रस्ताव रखे जाते हैं द्वितीय अधिवेशन में, जो कि हल्द्वानी में होता है, और राय बहादुर तारादत्त गैरोला इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तीसरा अधिवेशन आता है दोस्तों, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में 2021 में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये पूछा गया था कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोटद्वार में ये आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे राय बहादुर बद्री दत्त जोशी। और कब आयोजित किया गया था तीसरा अधिवेशन? 22 से 24 अक्टूबर 1919 में। इसमें लक्ष्य क्या रखा जाता है? और इसमें ये तीसरा अधिवेशन एक खास अधिवेशन हो गया था क्योंकि ये दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण याद किया जाता है, गुरु परंपरा और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बद्रीदत्त पांडे ये तो कुमाऊं परिषद से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ ये लगातार समाचार पत्रों में भी लेख लिखते थे। उससे पहले अल्मोड़ा अखबार के संपादक रह चुके थे। इस समय शक्ति नामक जो समाचार पत्र था उसका इन्होंने प्रकाशन किया था, और साथ ही साथ ये लगातार कुमाऊं परिषद के भी एक सदस्य थे, इसके साथ ये लगातार जुड़े थे। तो जब ये कोटद्वार में तीसरे अधिवेशन का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है कुमाऊं परिषद के, तो बद्रीदत्त पांडे पहुंचते हैं कहाँ? कोटद्वार। और कोटद्वार के जो तत्कालीन दरोगा थे वो थे बालादत्त। ये आपको नोट करना है, बालादत्त। बालादत्त के पास अल्मोड़ा प्रशासन की तरफ से यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक तार भेजा जाता है कि जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनको आपने क्या करना है? वहाँ पे इन पर कड़ी निगरानी रखनी है, और उनको कुल मिला के जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं कोटद्वार में तो उनको आपको पकड़ना है। तो जब बद्रीदत्त पांडे
बद्रीदत्त पांडे पहुंचते हैं कहाँ, कोटद्वार। तो यहाँ पे दोस्तों बालादत्त जोशी इनको देखते हैं और इनको पहचान जाते हैं, क्योंकि ये इनके क्या थे, गुरु भाई थे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बालादत्त जोशी बद्रीदत्त पांडे पे कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि इनका सम्मान करते हैं। और इसीलिए ये अधिवेशन जाना जाता है गुरु परंपरा के लिए। यानी इन्होंने गुरु परंपरा का बिल्कुल क्या किया, ध्यान रखा यहाँ पे, गुरु परंपरा का इन्होंने बिल्कुल ख्याल रखा यहाँ पे। इसलिए इन्होंने बद्रीदत्त पांडे को पर कोई कार्यवाही नहीं की। और दूसरा, ये अधिवेशन जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। यहाँ पे जब ये कोटद्वार में ये अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था, तो यहाँ के मुस्लिम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और जो इस पंडाल में या जो वहाँ पे सभा कर रहे थे लोग इस अधिवेशन की, उनको माला पहनाते हैं और मतलब यहाँ पे सभी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इस पर बद्रीदत्त पांडे ये भी कहते हैं कि मिल गए हैं हम तुम, तो मंदिर और मस्जिद एक हैं। तो कुल मिला के दो महत्वपूर्ण घटनाओं से जाना जाता है तीसरा अधिवेशन, गुरु परंपरा और हिंदू मुस्लिम एकता। बाकी प्रस्ताव अभी भी वही है, एक तो बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव अभी भी इस अधिवेशन में भी लगातार जारी थे। उसके बाद कुमाऊं परिषद का चतुर्थ अधिवेशन यानी चौथा अधिवेशन आयोजित किया जाता है 21 से 23 दिसंबर 1920 को। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, काशीपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, हरगोविंद पंत। इसमें एक तो असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है, उसका समर्थन करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। साथ ही साथ जंगलात समस्या, ये तो प्रस्ताव में पहले था। कुली बेगार भी प्रस्ताव में पहले था, लेकिन कुली बेगार को समाप्त करने का बिल्कुल यहाँ पे अब संकल्प लिया गया है कि हमें कुली बेगार प्रथा क्या करनी है, समाप्त करनी ही करनी है। और इसी के परिणाम स्वरूप 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त हो जाती है। तो चतुर्थ अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की, हरगोविंद पंत ने। और कहाँ ये आयोजित किया गया था, काशीपुर में 21 से 23 दिसंबर 1920 को। उसके बाद पांचवां अधिवेशन 1923 में होता है, स्थान का है टनकपुर और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं बद्रीदत्त पांडे। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, भूमि बंदोबस्त और वन नीति पर चर्चा। भूमि बंदोबस्त और वन नीति पर चर्चा किस अधिवेशन में रखी गई थी, पांचवें अधिवेशन पर, जो कि 1923 में टनकपुर में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे कर रहे थे। उसके बाद होता है कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन गनियातोली रानीखेत में। महत्वपूर्ण अधिवेशन है रानीखेत की गनियातोली में। अंतिम अधिवेशन 1926 में रखा गया था कुमाऊं परिषद का। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मुकंदी लाल। और दोस्तों 1926 में ही कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है कांग्रेस में। ये भी आपको नोट करना है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया, तो 1926 में किया गया था। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण बातें थी कुमाऊं परिषद के बारे में और उम्मीद करते हैं कि आपको कुमाऊं परिषद से कोई भी डाउट नहीं होगा। सभी अधिवेशनों के बारे में और उनमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे, वो मैंने आपको बताए। कहाँ पे वो अधिवेशन आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और यहां से बिल्कुल लगातार पूछे जाने की संभावना होती है। नंबर 1 है यहाँ पे होम रूल लीग। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते इसलिए हैं कि अगर हम देश की बात करें तो सबसे पहले होम रूल लीग की जो स्थापना की जाती है, वैसे वो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 28 अप्रैल 1916 को। लेकिन उत्तराखंड की कई बुकों में दोस्तों ये दिया गया है कि उत्तराखंड में इससे पहले होम रूल लीग की स्थापना की जा चुकी है 1914 में। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में भी यूके तुलसी के द्वारा पिछले किसी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इसका आंसर भी 1914 ही दिया गया है। तो इसलिए आपको यही नोट करना है क्योंकि कई इतिहास की जो बुकें हैं उत्तराखंड में, उनमें भी लगातार होम रूल लीग की स्थापना बताई गई है 1914 में। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो 1914 में हुई। लेकिन उसके बाद देश में अगर हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 28 अप्रैल 1916 को। और उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की गई थी सितंबर 1916 को। यहां तक जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी से काफी प्रभावित थे। बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक से दोस्तों काफी प्रभावित थे। और जब उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना होती है तो बद्रीदत्त पांडे का ये व्यंग भी था। उन्होंने लिखा था कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, हमने जो होम रूल लीग खोली है वो लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। तो यानी
वो इसके समर्थन में नहीं थे। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसके समर्थन में बद्रीनाथ पांडे नहीं थे, बल्कि वो थे बाल गंगाधर तिलक जी की होम रूल लीग के समर्थन में। इनसे वो काफ़ी क्या थे, प्रेरित थे। बाल गंगाधर तिलक का काफ़ी प्रभाव था बद्रीनाथ पांडे जी के जीवन में। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में हुई है, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आयोग द्वारा भी 1914 ही इसको सही बताया गया है, क्योंकि उत्तराखंड की कई इतिहास की बुकों में यही दिया हुआ है। तो इसलिए आपको, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा है और कुछ कुछ तथ्य ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको समझाने के लिए मतलब कोई ऐसा विशेष फैक्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे तथ्य आपको नोट जरूर करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों देहरादून में 1918 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? देहरादून में। और किसके द्वारा? स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा, 1918 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना होती है। और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया। यह आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुली बेगार प्रथा, कुली एजेंसी और कुमाऊं परिषद के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ होम रूल लीग और कुछ अन्य विशेष फैक्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा की, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन बन चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी टॉपिक आपको अभी तक उत्तराखंड हिस्ट्री में पढ़ाए गए हैं उनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड हिस्ट्री के डिटेल्स नोट्स दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जरदारी क्लासेस की ई बुक का लिंक दिया गया है और उस ई बुक की खासियत ये है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद दोस्तों उसमें MCQ भी दिए गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे लगातार हो सके और आपको पता भी चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से दोस्तों उस ई बुक से लगातार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा या आप सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।